नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ मध्यकालीन भारत के मुगलकालीन प्रशासन पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आईएएस पीसीएस और सभी परीक्षाएं जैसे खंडित शिक्षा अधिकारी परीक्षा, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा आदि परीक्षाओं में बहुत लाभदायक है। चलिए शुरुआत करते हैं। मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन, मुगल जो साम्राज्य है वो सूबे में विभाजित था। सूबे सरकारों में विभाजित थे। सरकार परगने में, परगना ग्राम में विभाजित थे। देखिए, साम्राज्य सूबे में, सूबा सरकार में, सरकार परगने में, परगना ग्राम में विभाजित था। यहाँ पर सूबे और सरकार के बीच में एक चकला, मुगल काल में चकला व्यवस्था आ गई थी। सूबा सरकार के बीच प्रशासन एक व्यवस्था चकला थी, जिसे शाहजहाँ की प्रशासनिक नीति कहा जाता है। शाहजहाँ ने इसे चकला लेकर आया था। शाहजहाँ काल में चकला अस्तित्व में आया। खालसा भूमि क्या थी? खालसा भूमि को राजकीय भूमि कहा जाता था। प्राचीन काल में इसे सीता कहा जाता था। सीता भूमि ये प्राचीन काल में कही जाती थी। खालसा भूमि सबसे ज़्यादा भूमि अलाउद्दीन के समय में थी। खालसा भूमि थी, सब बहुत से जो भूमियाँ दान की गई थी, सबको अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजकीय भूमि में मिला लिया था। इसीलिए अलाउद्दीन के काल में सबसे ज़्यादा खालसा भूमि थी। वहीं यहाँ की इनकम डायरेक्ट केंद्र सरकार के खाते में जाती थी। वहीं जागीर स्वायत्त राज्य होते थे, इनाम भूमि कहा जाता था। जागीर इनाम भूमि कहा जाता था। वहीं केंद्रीय प्रशासन में साम्राज्य के प्रशासन पर चर्चा करते हैं। मुगल शासन व्यवस्था निरंकुश स्वेच्छाधिकारी थी। स्वामी बादशाह होता था। जो बादशाह होता था स्वामी होता था। इतिहास जद्दुनाथ सरकार के अनुसार मुगल प्रशासन वास्तविक रूप से फारस और अरब की प्रणाली को भारतीय परिस्थिति में प्रयोग किया गया है। वहीं हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और मुगल काल के प्रशासन पर चर्चा कर लेते हैं। दोनों में जो तुलना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में राजत्व का देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता था। यहाँ भी मुगल काल में भी राजत्व का सिद्धांत, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता था। वहीं बलबन ने इसकी व्याख्या की है। अबुल फजल की विचारधारा यहाँ हमें देखने को मिलती है। बादशाह को फर-ए-इज़्ज़ी कहा गया है। बादशाह को अबुल फजल ने फर-ए-इज़्ज़ी कहा है। देवी प्रकाश, फर माने देवी प्रकाश, बादशाह के पास देवी प्रकाश होता था। वहीं खलीफा से पद की स्वीकृति प्राप्त होती थी दिल्ली सल्तनत में। वहीं मुगल काल में अबुल फजल का विचार राजत्व का एक देवी प्रकाश है, जो ईश्वर से निकलकर राजा के हृदय में प्रकाशित होता है। मतलब खलीफा से यहाँ स्वीकृति हो रही है, लेकिन मुगल काल में जो देवी प्रकाश ईश्वर से निकलकर राजा के हृदय में प्रकाशित हो रहा है, यह आईने अकबरी में लिखा था। वहीं दिल्ली सल्तनत में सुल्तान होता था, श्रेष्ठ राजा होता था। वहीं मुगल काल में राजा को बादशाह कहा जाता था। चलिए आगे चलते हैं। अकबर काल का केंद्रीय प्रशासन 4 मंत्री होते थे। सबसे पहले वकील, जो प्रधानमंत्री होता था, फिर वजीर, दीवान, मीर बख्शी, सदर-ए-सुदूर। वकील होता था, बादशाह का प्रतिनिधि होता था। अकबर का वकील बैरम खां पहले संरक्षक था। इसके बाद मुनीम खां साम्राज्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद संभालता था। बादशाह के बाद का पद था यह वकील का पद, अर्थात प्रधानमंत्री जैसा पद माना जा सकता है। वहीं वजीर और दीवान पर आते हैं। अकबर ने दीवान की पद की शुरुआत की थी। दीवान की पद की शुरुआत अकबर ने की थी। चूँकि अकबर के शासन के प्रारंभिक वर्षों में वकील ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, इसलिए अकबर ने वकील की शक्ति को धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य से उसने क्या किया? वजीर की शक्तियों में वृद्धि कर दी। अकबर ने अपने शासन के 8वें वर्ष दीवान-ए-वजीरात-ए-कुल नामक नए पद का सृजन किया। इसे राजस्व और वित्तीय मामले सौंप दिए गए। इसे दीवान-ए-वजीरात-ए-कुल का नए पद सृजित करके उसे राजस्व और वित्तीय अधिकार दे दिए गए। इस पद पर सर्वप्रथम मुजफ्फर खां को नियुक्त किया गया। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल के 14वें वर्ष आसफ खां को वकील के पद पर रखा था और उसके बाद इस पद को समाप्त कर दिया। वकील के पद को शाहजहाँ ने समाप्त कर दिया। वहीं अकबर ने वजीर के पद पर नियुक्त कर रखने के लिए कई दीवानों की नियुक्ति की थी, जैसे दीवान-ए-खालसा। वजीर के पद पर दीवान-ए-खालसा, जो कि राजकीय भूमि का प्रबंधन करता था, दीवान-ए-खालसा में। वहीं दीवान-ए-तन वेतन और जागीर संबंधी कार्यों को देखरेख करने वाला दीवान-ए-तन कहलाता था। दीवान-ए-बयूतात कारखानों के आय व्यय का ब्यौरा रखने का काम दीवान-ए-बयूतात करता था। वहीं दीवान-ए
तवजीह सैनिकों का लेखा जोखा रखता था। दीवान ए सादात धार्मिक मामलों का लेखा जोखा रखने का काम दीवान ए सादात करता था। अकबर के काल के दीवान कौन कौन से हैं? मुजफ्फर अली, टोडरमल शाहजहाँ के काल से टोडरमल पाया जाता है, शाहजहाँ काल में भी इसकी शुरुआत हुई थी, वहीं अकबर काल में भी टोडरमल है। शाह मंसूर, टोडरमल को अकबर ने गुजरात में तैनात किया। टोडरमल ने दहसाला पद्धति कर वसूलने की पद्धति से शुरुआत की थी। तो दहसाला पद्धति किसने शुरुआत की? टोडरमल ने शुरुआत की थी। वहीं एतमादुद्दौला जहांगीर का दीवान, मतलब जहांगीर की पत्नी के पति एतमादुद्दौला। वहीं अफजल खां, इस्लाम खां, शहादुल्ला खां शाहजहाँ के दीवान थे। असद खां औरंगजेब का दीवान था। 31 वर्षों तक दीवान के पद पर असद खां बना रहा। असद खां औरंगजेब का दीवान कितने वर्ष तक बना रहा? 31 वर्षों तक बना रहा। अब मीर बख्शी पर आते हैं। सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सैनिकों का वेतन सैनिक संगठन से संबंधित कार्य करता था। कौन? मीर बख्शी। सैनिकों की देखरेख करता था। उच्च श्रेणी का मनसदाब होता था हमारा मीर और बख्शी। अगला देखते हैं सदर ए सुदूर। इसका धर्म के क्षेत्र में बादशाह के बाद दूसरा स्थान इसी का होता था। धर्म के क्षेत्र में सदर और सुदूर, वह बादशाह द्वारा धार्मिक व्यक्तियों और संतों को दी गई भूमि का प्रबंधक और निर्णायक होता था। वह भूमि लगान मुक्त होती थी जो धार्मिक रूप से दान की गई है। इसके कार्यालय को दीवान ए सादत काम करता था। कार्यालय को दीवान ए सादत काम कहते थे, दीवान ए सादत। वहीं सयूरगाल मदद ए मास मिल्क कहा जाता था। लगान मुक्त भूमि को सयूरगाल मदद ए मास मिल्क कहा जाता था। इस पद पर किस पद पर बैराम खान ने शेख गदाई को नियुक्त किया था? किस पद पर? सदर ए सुदूर पद पर बैराम खान ने शेख गदाई को नियुक्त किया। बाद में शेख अब्दुल नबी थे। काजी उल कुजात दूसरा मुख्य न्यायाधीश होता था। इसका स्थान बादशाह के बाद होता था। यह प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता था। बादशाह के न्यायिक कार्यों में सहायता देने में के लिए राजधानी में एक मुख्य काजी होता था। मुख्य काजी मुस्लिम कानून के अनुसार न्याय करता था और बादशाह को धार्मिक विषय पर सलाह देता था। प्रांतीय काजी एवं स्थानीय काजियों के निर्णय के विरुद्ध अपील को सुना करता था। काजी उल कुजात, इसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती होता था जो कानून की व्याख्या करता था। केंद्रीय प्रशासन से जुड़े अन्य अधिकारियों पर चर्चा कर लेते हैं। मुहतसिब, चलिए मुहतसिब इस नाम के अधिकारी की नियुक्ति औरंगजेब ने की थी। मुहतसिब एक जन आचरण अधिकारी होता था। वह जनता के जो कार्य हैं उनको निरीक्षण करता था, उनकी देखरेख करता था और उसकी सूचना राजा को पहुंचाता था। वहीं इसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखने का भी था। जन निरीक्षण का प्रमुख अधिकारी होता था मुहतसिब। आगे मीर आतिश तोप खाने का प्रमुख होता था। अध्यक्ष को दरोगा एक तोपखाना कहा जाता है। दरोगा एक डाक चौकी, यह डाक विभाग और गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। दरोगा एक डाक चौकी। प्रांतीय प्रशासन में आ जाते हैं। प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार शेरशाह सूरी के काल से हुआ था। शेरशाह सूरी के काल से हुआ था, किंतु उसे एक निश्चित स्वरूप देने का श्रेय अकबर के पास था। प्रशासन की सुविधा के लिए सर्वप्रथम अकबर ने अपने साम्राज्य को 24वें वर्ष में 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित कर दिया था। वहीं दक्षिण विजय के बाद यह संख्या 15 हो गई थी। जहांगीर के काल में 17 सूबे हो गए थे। शाहजहां के काल में 22 सूबे हो गए थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय 21 सूबे थे। मुगल काल में सर्वाधिक प्रांतों का विकास औरंगजेब के काल में हुआ था। सर्वाधिक प्रांतों का विकास किसके काल में हुआ? औरंगजेब के काल में हुआ। प्रांतीय अधिकारी कौन कौन से थे? सूबेदार, वली, सिपाह सलार, यह प्रांतों के बादशाह का प्रतिनिधि तथा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होते थे। सूबेदार, इनकी नियुक्ति बादशाह की आज्ञा से की जाती थी, जिसे फरमान ए साबिती कहते थे। यह फौजदारी का निर्णय करता था लेकिन मृत्युदंड नहीं दे सकता था। यह अपने प्रांत की संपूर्ण गतिविधियों को केंद्र में की सूचना केंद्र में भेजता था। सभी सूबे के सूबेदारों की हैसियत अलग अलग होती थी। सूबेदार को वली कहा जाता था, सिपा सालार भी कहा जाता था। जैसे अकबर द्वारा गुजरात के सूबेदार टोडरमल को राजपूत से संधि करने और उन्हें मनसब देने का अधिकार दिया गया था। वहीं दीवान पर आ जाते हैं। यह सूबेदार के बाद प्रांत का दूसरा प्रमुख अधिकारी होता था। इस पद का विकास अकबर के काल में हुआ था। यह प्रांत में आर्थिक मामलों और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दीवान सूबेदार एक दूसरे पर नज़र रखते थे। आइए बख्शी पर आते हैं। प्रांतों में सेना की व्यवस्था करना, गुप्तचर विभाग के प्रभारी के रूप में काम करना, यह बख्शी का काम होता था। वहीं सद्र पर आ जाते हैं।
यह धार्मिक संस्थाओं संतों द्वारा विद्वानों को प्रदान की गई भूमि का प्रभारी होता था। सद्र। वहीं मीर बहर कौन है? बंदरगाहों और नदियों की चुंगी आदि की व्यवस्था करने वाला मीर बहर होता था। शाहजहां ने अपने शासन में संपूर्ण साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। अकबर ने इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर अपने साम्राज्य के सभी सूबे को सरकारों में विभाजित किया। इससे 124 सरकारें बनाई। फौजदार कौन होता था? जिले का प्रमुख होता था। सरकार में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम फौजदार का होता था। वहीं अमलगुजार, यह जिला स्तर पर राजस्व वसूलता था। अमलगुजार जिले स्तर पर राजस्व वसूल करता था, भूमि कर का निर्धारित करता था और करना और वसूली करने का काम अमलगुजार का था। वहीं वित्तकची, यह राजस्व वसूल करता था। अमलगुजार के बाद का अधिकारी है वित्तकची। अमलगुजार के बाद का अधिकारी है, यह भूमि के रिकॉर्ड को भी रखता था। खजानदार, यह कोषागार का प्रभारी होता था। कौन होता था? खजानदार। परगने स्तर का प्रशासन देख लेते हैं। शेर शाह सूरी ने परगने स्तर का प्रशासन की शुरुआत की थी, बाद में अकबर ने कुछ परिवर्तन किए। परगने में सिकदार, यह परगने का प्रमुख होता था। परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम सिकदार का होता था। आमिल है, यह परगने का वित्त अधिकारी होता था, फाइनेंस ऑफिसर। भूमि कर का निरीक्षण करना, बस उस भूमि कर को वसूल करना आमिल का काम होता था। आमिल के अधीन कारकुन होता था, जो लिपिक की तरह आमिल की मदद करता था। लिपिक होता था और कारकुन, लिपिक होता था कारकुन। आगे कानून गो पर आ जाते हैं। इसका काम परगने की उपज और भूमि पर की जमा बकाया राशि का वितरण रखता था। इसकी सहायता के लिए पटवारी, लेखपाल होते थे। खजानदार, फौजदार परगने का कोषागार होता था। अमीन, अमीन कौन है? कृषि भूमि का हिसाब रखना का काम करता था अमीन। लगान निर्धारित करने का काम अमीन करता था। किसानों को पट्टा देने का काम अमीन करता था। चलिए सैन्य व्यवस्था पर आ जाते हैं। सैन्य व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय अकबर महोदय को दिया जाता है। सैन्य सुधार संगठन की दृष्टि से घोड़े को दागने की प्रथा 1573 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में चालू की गई थी। दाग और तसिया व्यवस्था प्रारंभ की थी। मुगल दाग व्यवस्था में एक सैनिक वो केंद्रीय दाग होते थे, जिसमें केंद्रीय ठप्पा लगाया जाता था, केंद्रीय मोहर लगाई जाती थी। वहीं मनसबदार के दाग होते थे, वह मनसबदार अपने ठप्पे लगाते थे, अपनी मोहर लगाते थे। दो प्रकार के दाग लगाए जाते थे। वहीं तसिया हमारे सैनिकों का हुलिया रखा जाता था, उनकी ड्रेस कोडिंग होती थी, यूनिफॉर्म होती थी। तो दाग और तसिया व्यवस्था की घोड़े की दागने और तसिया व्यवस्था की शुरुआत अकबर के काल से हुई थी। मुगल सेना को सैनिक दृष्टि से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। मनसबदार के सैनिक स्वयं सैनिकों की नियुक्ति करते थे। मनसबदार अपने सैनिकों की नियुक्ति स्वयं करते थे। अहदी सैनिक, जो इसकी नियुक्ति बादशाह करते थे, जो स्वयं अपने पास इनको रखते थे अहदी सैनिकों को। और दाखिली सैनिक नियुक्ति इसकी बादशाह करते थे, लेकिन मनसबदारों के अधीन इनको कर दिया जाता था। किसको? दाखिली सैनिकों को मनसबदार के अधीन कर दिया जाता था। मुगल काल में सेना 5 प्रकार की होती थी। घुड़सवार सेना, पैदल सेना, हस्ती सेना, नौसेना, तोपखाने की सेना। मानगे घुड़सवार सेना क्या है? बरगीर। शस्त्र और घोड़े होते थे, राज की तरफ से मिलते थे। शस्त्र और घोड़े बरगीर घुड़सवारों को राज की तरफ से मिलते थे। वहीं सिलेदार, शस्त्र और घोड़े का प्रबंध स्वयं करना पड़ता था। 2 अस्पा माने 1 सैनिक के 2 घोड़े। 2 अस्पा माने 1 सैनिक के 2 घोड़े। मनसबदारी व्यवस्था पर चर्चा कर लेते हैं। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता मनसबदारी व्यवस्था है। मनसब फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है पद। पद 2 भागों में विभक्त, एक जात और एक सवार। जात से व्यक्तिगत रैंक की के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जात से व्यक्तिगत पद, वही रैंक। वहीं सवार से घुड़सवारों की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मनसबदारी पदाधिकारियों के लिए प्रयोग किया जाता था। यह प्रणाली मंगोलों की दशमलव प्रणाली, जिसको चंगेज खां भी यूज करता था, पर आधारित थी। चंगेज खां भी यूज करता था। दशमलव प्रणाली मतलब जो 10 से डिवाइड हो जाए वह दशमलव प्रणाली है। मनसबदारी व्यवस्था की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई थी। भारत में अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। अकबर के 66 श्रेणियों में अपनी मनसबदारी प्रथा को विभाजित किया पर अबुल फजल ने इस मनसबदार की 33 श्रेणियों का वर्णन किया है। 500 से नीचे एक पद को मनसबदार कहा जाता था। 500 से 2500 के पद को आमिर कहा जाता था। वहीं 2500 से ऊपर के पद को अमीर ए आजम कहा जाता था। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था स्थानांतरित थी पर आनुवांशिक नहीं थी। स्थानांतरण हो जाता था लेकिन आनुवांशिक नहीं थी, यह अच्छी बात थी। 1577 में अकबर ने जात प्रथा की शुरुआत की। इसके बाद उसके शासनकाल के 40वें वर्ष सवार पद की शुरुआत भी हो गई। सेना के कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए अकबर ने दहबस्ती नियम की शुरुआत की। तो दहबस्ती नियम की शुरुआत किसने की?
अकबर के द्वारा चालू की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। जहांगीर ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा और सिंह अस्पा, 2 अस्पा माने एक सैनिक के 2 घोड़े, और सिंह अस्पा माने एक सैनिक के 3 घोड़े की व्यवस्था जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में लागू की थी। तो जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत की थी। ये पद महावत खां को दिए गए थे। चलिए, सवार के लिए निर्धारित अंक में वृद्धि किए बिना, निर्धारित अंक में वृद्धि किया उनके अधीन सैनिकों की संख्या को बढ़ाया जाना भी प्रारंभ हो गया था। वहीं शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में मासिक वेतन की शुरुआत की थी। मासिक वेतन शाहजहां ने प्रारंभ किया था। वहीं औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत मनसब की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? मशरूत मनसब, मतलब सवार में अचानक वृद्धि कर देना मशरूत सशस्त्र मनसब कहा जाता था। मशरूत मनसब को सशस्त्र मनसब कहा जाता था। और सवार वहीं सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के शासनकाल में थी। याद रख लीजिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे। इसके बाद शाहजहां के काल में तो सबसे कम जहांगीर के बाद अकबर के शासनकाल में थे। अकबर इधर लिखना भूल गए हैं। अकबर के शासनकाल में सबसे कम मनसबदार थे। सबसे ज़्यादा शाहजहां के शासनकाल, वो औरंगजेब के शासनकाल में, वहीं सबसे कम अकबर के शासनकाल में मनसबदार थे। औरंगजेब ने खालसा भूमि को देना स्वीकार कर लिया, जिससे जमादामी और जमा हासिल के बीच अंतर बढ़ने लगा। इससे औरंगजेब ने मनसबदारी प्रथा में पतन होने लगा था। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं। यह कृषि पर आधारित थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। इसके समय में तकाबी ऋण दिए जाते थे, जो कि फसल बोने के समय दिया जाता था और कटाई के समय वसूल कर लिया जाता था। तकाबी ऋण भी दिए जाते थे। वहीं कृषक के प्रकार, कुछ कृषक के प्रकार हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे खुद काश कृषक। खुद काश कृषक अपनी ही भूमि पर कृषि कार्य करने वाले को खुद काश कहते थे। यह राज्य को लगान देते थे। खुद काश राज्य को लगान देते थे। वहीं पाही काश, कम खेती होती थी इनकी, दूसरे गांवों में भी खेती करते थे ये। मुजारियान गरीब किसान होते थे, किराए के रूप में खेती करते थे। क्या? मुजारियान किराए के रूप में खेती करते थे। वहीं आयने अकबरी में लिखा है कि तंबाकू और मक्के का 17वीं शताब्दी में पैदावार शुरू हो गया था। रेशम का भी पर्याप्त विकास हुआ और बंगाल क्षेत्र इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र था। नील की खेती के लिए बयाना क्षेत्र, जो कि भरतपुर में है, सरखेज क्षेत्र अहमदाबाद क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। अफीम की खेती के लिए मालवा मध्य प्रदेश, बिहार में होती थी अफीम की खेती। मुगलकालीन है ये सब। वहीं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सोरे का उत्पादन होता था। बिहार सोरे के लिए प्रसिद्ध था। बिहार सोरे के लिए प्रसिद्ध था। डच और अंग्रेज व्यापारी डच और अंग्रेज व्यापारी सोरे को बड़ी मात्रा में निर्यात करते थे। तंबाकू खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल से शुरू हुई उत्तर भारत में। पुर्तगालियों द्वारा दक्षिण भारत में 1605 में तंबाकू शुरू कर दिया गया। पुर्तगालियों द्वारा ये ब्राजील से लेकर आए थे तंबाकू। तंबाकू कहाँ से लाए थे? ब्राजील से। वहीं मुगल काल में आयातित वस्तु देख लेते हैं। सोना, चांदी, तांबा, अफीम, सिल्क, घोड़े अरब से और तुर्क से मंगाए जाते थे। वहीं निर्यातित वस्तु गेहूं, चावल, खाद्यान्न वस्तुएं। वहीं वीर जी बोहरा सूरत मुगल काल के सबसे धनी व्यापारी थे। सूरत के मुगलकालीन सबसे धनी व्यापारी वीर जी बोहरा थे। कौन थे? वीर जी बोहरा। वहीं इनके बहुत से जहाज चलते थे। वीर जी बोहरा जी के बड़े बड़े महाजन बैंकरों का काम करते थे। जो महाजन लोग होते थे बैंकर का काम करते थे, ऋण देते थे। हुंडी एक प्रकार की प्रतिज्ञा पत्र चेक होता था, जिसे व्यापारिक संस्थाएं लागू करती थीं। अंतः व्यापार की मुद्रा सोना थी। क्या थी? सोना। मुगलकालीन मुद्रा प्रणाली में 3 प्रकार की मुद्रा देखने को मिलती हैं: सोना, तांबा और चांदी। वहीं जहां सिक्के ढाले जाते थे उसे टकसाल कहा जाता था। औरंगजेब के काल में सबसे ज़्यादा टकसाल की वृद्धि हुई। टकसाल के अध्यक्ष को दरोगा ए टकसाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दरोगा ए टकसाल। मुद्रा प्रणाली में मुगल काल में पहला सुधार शेरशाह सूरी ने किया था। अकबर ने उसमें सुधार किया था। तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने इसमें सुधार किया मुद्रा प्रणाली में, फिर अकबर ने उसमें सुधार किया। वहीं बाबर द्वारा चलाए गए सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहरुख नाम का सिक्का चांदी का काबुल में चलाया था। बाबरी नाम का सिक्का कांधार में चलाया था। किसने? बाबर ने। इसमें एक तरफ कलमा लिखा होता, दूसरी तरफ खलीफाओं के नाम होते थे। शाहरुख नाम का सिक्का चांदी का, बाबरी नाम का सिक्का कांधार में। वहीं शेरशाह सूरी की मुद्रा प्रणाली पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें मिश्र धातु के सिक्के बंद करा दिए थे तथा शुद्ध धातु के सिक्के प्रारंभ करवाए थे। चांदी का रुपया शेरशाह सूरी की देन है।
जो चांदी का रुपया होता था 180 ग्रेन का होता था, सबसे होता था, ठीक है। वहीं सबसे सबसे पहले सूरी ने ही चलवाया था चांदी का रुपया, हमारे भारत में रुपया चलता है। वहीं तांबे का रुपया 380 ग्रेन का होता था। यह तांबे का सबसे बड़ा सिक्का होता था जिसे दाम कहते थे। अन्य तांबे के सिक्के दमड़ी, जीतल, अघोला, पावला थे। इसके काल में 23 टकसालें थे। शेरशाह सूरी के काल में 23। वहीं अकबरकालीन मुद्रा प्रणाली, इसने अपने सैनिकों में कलमा नहीं लिखवाया। अकबर ने उसने अल्लाह अकबर जिल्ले इलाही लिखवाया। टकसाल का नाम दूसरी तरफ लिखवाया उसने, टकसाल का नाम भी लिखवाया। मुगल काल में शिक्षा और साहित्य पर चर्चा कर लेते हैं। अकबर को छोड़कर सभी विद्वान और लेखक भी थे। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था और सभी लोग विद्वान भी थे, लेखक भी थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों शिक्षा पद्धतियों का विकास हुआ था। मंदिर शिक्षा के केंद्र थे। उच्च शिक्षा चौपारी में दी जाती थी, जिसे टोल भी कहा जाता था। चौपारी में इसमें संस्कृत, दर्शन शास्त्र, खगोल के साथ फारसी भाषा का ज्ञान दिया जाता था। अकबर ने गणित को भी अनिवार्य बना दिया था, गणित को। वहीं शिक्षा पद्धति मौखिक होती थी। स्नातक के बाद एक परीक्षा होती थी जिसे सलाका परीक्षा ली जाती थी। कौन सी परीक्षा? सलाका परीक्षा। तब उसे उपाध्याय की उपाधि दी जाती थी। मुस्लिम शिक्षा के केंद्र मकतब, मदरसे थे। मकतब में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, मदरसों में उच्च शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के केंद्र हिंदुओं के काशी में, मिथिला में, प्रयाग में, अयोध्या में, सरहिंद में, कामरूप में, नदिया में। सरहिंद कहाँ है? पंजाब में है। श्रीनगर में भी दी जाती थी। सरहिंद पंजाब में आयुर्विज्ञान अध्याय की शिक्षा दी जाती थी। किसकी? आयुर्विज्ञान की। वहीं अकबर काल में राजा जय सिंह ने राजकुमारों की शिक्षा के लिए बनारस में शिक्षा का केंद्र बनाया। शिक्षा का केंद्र किसने बनाया? राजा जय सिंह ने बनाया था, अकबर के काल में बना था। मुस्लिम शिक्षा के केंद्र पर चर्चा कर लेते हैं। मुल्तान पाकिस्तान में था। सिंध, लाहौर, आगरा में सर्वाधिक मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और महागंगा ने खैर उल मंजिल नामक शिक्षा केंद्र का निर्माण किया था। शाहजहां ने जामा मस्जिद के पास दारुल बका मदरसा बनवाया। जौनपुर भी शिक्षा का केंद्र था। शेरशाह सूरी के काल में अकबर ने आगरा में अबुल फजल ने भी एक मदरसा बनवाया था। बाबर ने भी दिल्ली में मदरसे की स्थापना की थी, जहां इस्लामी शिक्षा के साथ साथ गणित, भूगोल, ज्योतिष की भी शिक्षा दी जाती थी। हुमायूं ने गणित, खगोल विद्या, भूगोल शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। शेरशाह सूरी ने नरनौल में शिक्षा केंद्र बनवाया। जहांगीर के काल में आगरा प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। शाहजहां ने कई कवियों और विद्वानों को संरक्षण दिया था। शाहजहां ने चंद्रभान, अबुल हकीम, मुल्ला मोहम्मद हाजिम, मुल्ला फरीद कौन थे? प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। मुल्ला फरीद प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। वहीं इसने नक्षत्रों की तालिका तैयार की, जिसे जिज-ए-शहजानी कहा जाता है। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने आगरा में जामा मस्जिद के पास एक मदरसा बनवाया था। तो मदरसा जहां आरा ने बनाया, जहांगीर की पुत्री है, नहीं, शाहजहां की पुत्री है। वहीं औरंगजेब ने उस शिक्षा के लिए मदरसा ए रहीमिया का निर्माण करवाया था। छात्रवृत्ति भी दी थी। हुमायूं का पुस्तकालय नई दिल्ली में शेर मंडल नामक इमारत में था। किसमें? शेर मंडल नामक इमारत में था हुमायूं। वहीं मुगल विद्वान, महिला विद्वान विदुषी कहा जाता है, गुलबदन बेगम थी, सलीमा सुल्ताना थी, जैनुन्निसा, जिसे बैतुल आलम ने बैतुल आलम पुस्तकालय का निर्माण कराया था। जैनुन्निसा औरंगजेब की पुत्री हैं। जैबुन्निसा के निजी पुस्तकालय भी थे। फारसी साहित्य के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई थी। फारसी भाषा में भारतीय प्रवर्तक थे अबुल फजल। बाबर के दरबार कवि कौन थे? अबुल वाहिद फारिगी, नादिर समरकंदी, ताहिर ख्वांदी। इतिहासकार जैनुल आबदीन ख्वाफी, मीजा हैदर दुगलक, जिसने तारीख रसीदी पुस्तक लिखी थी। इसमें बाबर की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मिर्जा हैदर तुगलक या इतिहासकार थे। आत्मकथा पर आ जाते हैं। तुझकी बाबरी या वाकियात बाबरी या बाबरनामा। बाबर की नई काव्य शैली मुबैयान थी। बाबर की नई काव्य शैली मुबैयान थी। यह आत्मकथा तुझकी बाबरी, वाकियात बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है। वहीं बाबर ने अपनी कविताओं का संग्रह दीवान नाम से करवाया था, जो तुर्की भाषा में था। हुमायूं ने तुर्की भाषा में दीवान लिखा। वहीं हुमायूं ने विद्वानों को संरक्षण दिया था। किसको दिया था? विद्वानों को। कौन कौन से? जौहर और ख्वादमीर को।
वहीं हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी में हुमायूंनामा की रचना की। इसमें लिखा है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के जहर देने से हुई। सांस्कृतिक दृष्टि से अकबर का काल स्वर्णयुग कहा जाता है। उसने फारसी के साथ हिंदू, अरबी, उर्दू आदि भाषाओं को प्रोत्साहित किया। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 59 कवि का उल्लेख किया है, जिससे में शेख अबुल फैजी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि दी। कविराज माने मलिक उस शोअरा की उपाधि अकबर ने दी थी किसको? शेख अबुल फैजी महोदय को। अकबर के राज्य कवि पर चर्चा कर लेते हैं। मुल्ला गजाली मशदरी जलालुद्दीन उर्फी सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, अकबर के राजकवि में हैं। वहीं मोहम्मद हुसैन नाजिर गजल गायक हैं। इसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी, मोहम्मद हुसैन नाजिर को। अकबर काल के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं फारसी भाषा में अकबरनामा, जिसे आइन अकबरी कहा जाता है। अबुल फजल ने इसे लिखी। अकबरनामा का तीसरा भाग है अकबर आइन अकबरी। वहीं इसमें अकबर के 4 से 6 अकबर के जीवन काल के कुछ वर्षों का वर्णन मिलता है आइन अकबरी अकबरनामा में। वहीं मंतखब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक है। अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोध इसमें किया है बदायूनी ने। वहीं तबकात ए अकबरी तारीख निजामी की पुस्तक है। निजामुद्दीन अहमद तबकात अकबरी को तारीख निजामी कहा जाता है। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है। तारीख अल्फी मौलाना मोहम्मद की पुस्तक है। तारीख हकीकत अब्दुल अक दहलवी की पुस्तक है। जहांगीर काल में इकबालनामा मोतमिद खां बख्शी इकबालनामा ए जहांगीरी विद्वानों की सूची मिलती है। वहीं तुझके जहांगीरी यह आत्मकथा है जहांगीर की। जहांगीर ने इसे लिखा, लेकिन पूरा इसे करवाया था मोहम्मद हादी ने करवाया था इसको पूरा। किसको? तुझके जहांगीरी को। तालिब अमूली जहांगीर का राजकवि है। शाहजहां का राजकवि कलीम है। पुस्तक लिखी थी बाकीनामा शाहजहांनामा कलीम ने। चंद्रभान ने 4 चमन की रचना की। पातशाहनामा काजवीनी ने लिखा। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। वहीं मिर्जा मोहम्मद अली शाहजहां का काल में भारत आया, जो तवरीजी मध्य एशिया का रहने वाला था, और इसे मुस्तैद खां की उपाधि मिली। वहीं औरंगजेब बहुत बड़ा विद्वान था। इसके द्वारा लिखे गए पत्र रुक्काते आलमगीर के रूप में संकलित हुए हैं। इसने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया, धन और समय की बचत के लिए। काफ़ी की पुस्तक, कुछ पुस्तकें हैं। काफ़ी की पुस्तक मुंतखाब उल लुबाब। वहीं मिर्जा मोहम्मद काजिम की पुस्तक है आलमगीरनामा। साकी मोहम्मद खां की पुस्तक मासिर आलमगीरी। ईश्वरदास नागर की पुस्तक फुतुहाते आलमगिरी। भीमसेन कायस की पुस्तक नुस्खा ए दिलकुशा। फतवा ए आलमगिरी की पुस्तक उलेमाओं द्वारा इस्लामी पुस्तक अध्यक्ष थे शेख निजामुद्दीन अहमद। फतवा ए जहांगीरी मुस्लिम कानूनों की पुस्तक थी, कानून की बनाई पुस्तक। वहीं तुहफतुल हिंद संगीत की पुस्तक थी। तुहफतुल हिंद संगीत की पुस्तक थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।